जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ दृष्टि की क्लास में। तो चलते हैं, आज हम लोगों को रासो काव्य पढ़ना है। रासो काव्य दो रूपों में मिलता है। कितने रूप में है रासो काव्य के? दो रूप हैं, ठीक है। प्रबंध एवं वीर गीत, इसे बैलेट्स कहेंगे, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव रासो मिलती है। तो विशलदेव रासो हमें पता चला यहाँ कौन सा है, तो वीर गीत है, ठीक है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। तो यहाँ बताया जा रहा है, शुक्ल जी कहते हैं कि जो रचना कई वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही है उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। सही बात है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो खुमार रासो। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमार रासो है। और वीर गीत जो है, वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो विशलदेव रासो। तो हमें पता चला कि विशलदेव रासो, अगर पूछे कौन सी इसमें कौन सा रस है, तो ये वीर गीत है। कैसा है ये, कैसा ये है विशलदेव रासो, तो ये वीर गीत है। और ये खुमार रासो है तो ये प्रबंध, ठीक है, प्रबंध ग्रंथ है। अब देखते हैं आगे। तो हमें दो दो क्वेश्चन यहाँ से मिल गए कि खुमार रासो प्रबंध है और जो विशलदेव रासो ये वीर गीत है। प्रमुख रासो ग्रंथ, अब देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ। खुमार रासो, खुमार रासो किसका है, तो दलपत विजय। दलपत विजय का खुमार रासो है। लिखा कब है, तो 9वीं सदी में लिखा है। और ये प्रबंध काव्य है। कैसा है, इसका प्रबंध काव्य है ये। और इसमें है चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता, विशेषतः बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध से क्या दिया है कि चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता, विशेषतः कौन सी वीरता, इसमें बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध व विजय का वर्णन दिया गया है। किसमें, खुमार रासों में, जो दलपत विजय ने लिखा है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है। तो इसमें किसका वर्णन है खुमार रासों में, तो जो मेवाड़ के परिवर्ती शासक थे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे लगता है कि यह रचना विक्रम की 17वीं सदी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। फिर यह 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। तो खुमार रासो जो है ये कितने छंदों का विशाल ग्रंथ है, तो 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल जी शिव सिंह सेंगर के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भट्ट ने रचा है, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमार तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमार रासो के रचयिता है अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। तो ये भी संशय बना हुआ है कि ये जो दलपत विजय ही खुमार रासो के असली रचयिता हैं, ठीक है। और इसमें दिए हैं कि ये, हाँ, खुमार रासो का रचयिता है अथवा ये असली है या उसके पिछले परिशिष्ट का है। तो ये खुमार रासो के विषय में है। विजयपाल रासो ये नरपति नाल की है। किसकी है, विजयपाल रासो ये नरपति नाल की है। और क्या मैं पढ़ रही हूँ, विजयपाल नहीं, विशलदेव रासो, दिमाग कहीं और है। विशलदेव रासो, क्षमा करिएगा। तो विशलदेव रासो किसका है, तो नरपति नाल का है। समय विशलदेव रासो को देखिए, ब से विशल, ब से 12वीं सदी, ठीक है। और विशलदेव रासो कैसा काव्य है, तो वीर गीत है और 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। तो विशलदेव रासो नरपति नाल का है, 12वीं सदी में लिखा गया है। और यह विशलदेव रासो वीर गीत है, 100 पृष्ठों का छोटा सा यह ग्रंथ है। अब इसके विषय में देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। एक विरह परक संदेश काव्य है ये जो विशलदेव रासो है। अच्छा देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। तो जो ये विशलदेव रासो क्या है कि एक विरह परक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा चौहान विशल
विशलदेव तथा भोजराज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो इसमें क्या है, विशलदेव रासो में यह विरह परक संदेश काव्य है और इसमें अजमेर के राजा चौहान विशलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह क्या है, प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। रासो तो है लेकिन फिर भी इसमें प्रधानता किसकी है, श्रृंगारी काव्य की है। और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम, ये भी प्रश्न बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है, तो विशलदेव रासो में मिलते हैं। ठीक है, और राजस्थानी भाषा में ये रचित है विशलदेव रासो। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। कौन सा, विशलदेव रासो। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखिए ये पढ़े थे, फिर हम यहाँ आ गए थे, इसको छोड़ के विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो को एक बार देखते हैं। विजयपाल रासो जो है नल सिंह भाट की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की रचना है। और विजयपाल रासो कब की है, तो 11वीं सदी की है। कब की है, 11वीं सदी की है। और ये विजयपाल रासो तो नाम से ही जैसे लग रहा है विजय वीर ही होता है, तो वीर गीत हो जाएगा इसमें विजयपाल रासो। और यह रचना अनुपलब्ध है। ठीक है, विजयपाल रासो नल सिंह भाट की तो है लेकिन यह जो है अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है ये। ठीक है, विजयपाल रासो। विशलदेव रासो नरपत नाल की 12वीं सदी में वीर गीत है। 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है, तुम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा है, तो ये चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक है, और एक ये 12वीं सदी का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई ने 12वीं सदी में लिखा। और ये पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की है। इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था। जो इसके उत्तरार्ध को किसने पूरा किया था, तो पृथ्वीराज, ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे जलहड़, इन्होंने पूरा किया था क्या, पृथ्वीराज रासो। और 12वीं सदी का लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। प्रबंध गीत है, प्रबंध गीत ही है इसमें। इसका काव्य कैसा है, तो प्रबंध है, पिंगल शैली में लिखा गया। ठीक है, इसका क्या है, प्रबंध काव्य है, पिंगल शैली में लिखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संजोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन है। ठीक है, तो पृथ्वीराज के शौर्य, पृथ्वीराज के शौर्य के पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संजोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन है। और मैं यहाँ कुछ लिखी हूँ, समझ में नहीं आ रहा है हमें कि मैं यहाँ कुछ लिखी हूँ क्या। हमें यहाँ कुछ प्रश्न मिला है। तो विकसनशील की संज्ञा शंभुनाथ दी है पृथ्वीराज चौहान को, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से प्रश्न मिला हुआ है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कौन, पृथ्वीराज रासो। तो इसमें कितने सर्ग हैं, याद रखना है कि इनमें सर्ग या समय 69 हैं। कितने हैं, सर्ग या समय इसमें 69 हैं, 69 सर्ग या समय है। और 68 प्रकार का छंद है। ठीक है, 68 प्रकार का छंद है, 69 समय या सर्ग है। मुख्य छंद कौन सा है, कवित है, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। ठीक है, ये चंद कवि जो थे, जयचंद को ही चंद लिखा गया है, ये छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। तो इसका अंगिरस जब पूछे तो वीर ही रस इसमें माना जाएगा। बकिया क्या है कि वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है इसमें, और इसका अंगिरस अगर पूछ ले तो वीर रस ही माना जाएगा। अब है जयचंद प्रकाश, एक मिनट देखते हैं। हाँ, जयचंद प्रकाश ये किसका है, ये भट्ट केदार का है। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश लिखे हैं। थोड़ा सा हम पेन लेना चाहेंगे। जयचंद प्रकाश इन भट्ट केदार लिखे हैं, 12वीं सदी में लिखा गया है। और ये वीर गीत प्रबंध है। ठीक है, भट्ट जो है ये जयचंद प्रकाश
ये भट्ट ने लिखा है, भट्ट केदार ने लिखा है, 12वीं शती में लिखा है। और इसका क्या काव्य रूप कैसा है, तो वीर गीत प्रबंध है। ठीक है, वीर गीत है। और इसमें क्या दिया है, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित है। ठीक है, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित है। और दोनों मतलब यही, हाँ, यहाँ दोनों का मतलब है कि जयमंक जसचंद्रिका भी है, देखिए मधुकर का। ठीक है, तो जयचंद प्रकाश जो भट्ट केदारनाथ लिखे हैं, भट्ट केदार सिर्फ है, नाथ उत नहीं है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा ये, और ये है मधुकर कवि का जयमंक जसचंद्रिका। इसी के बीच में दिया गया है कि दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया गया है। और दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। कौन सा, जयचंद प्रकाश और जयमंक जसचंद्रिका, है दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। किंतु सिंठापत दयाल दास कृत राठौरा विख्यात में इनका उल्लेख है। ठीक है, फिर है परमाल रासो, ये किसका है, ये जगनिक का है। तो हमने याद किया था ना, परमाल मतलब दूसरों का माल, जगनिक मतलब जाग के लिए थे, कब, 12:30 पे, यानी 12:30 बजे, रात में ही तो चोरी होता है। तो ऐसे भूलेगा नहीं कि परमाल मतलब पर मतलब दूसरों का माल, जगनिक मतलब जाग के लिए थे रात के 12:30 बजे, यानी 12:30 पे। तो 12:30 इनका समय हो जाएगा। ठीक है, किसका, जगनिक का। और ये वीर गीत है। महोबा के राजा परमाल देव की 2 वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है इसमें। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र इसका बैसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर में थे चार्ल्स इलियट। ठीक, तो ये फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट द्वारा चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, 1865 ईस्वी में इन्हें सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था, तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन वहाँ के क्या थे, कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। उन्होंने सबसे पहले 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। अब है रणमल छंद, ये किसका है, इसे श्रीधर ने लिखा है। कब लिखा है, तो 14वीं शती में लिखा है। श्रीधर ने 14वीं शती में लिखा है, और ये भी वीर गीत है। ठीक है, ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटड़ की क्या लिखा है, पाटड़ के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कटा है क्या, तो ये ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटड़ के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। और ये 70 छंदों का काव्य है। रणमल छंद है, तो रणमल 70 छंदों का काव्य है, हमें ध्यान देना है। ये सारंगधर किसका है, तो ये हमीर रासो का है। सारंगधर हमीर रासो का है, 14वीं शती का है, ये 14वीं शती का है। और ये रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। तो ये जो सारंगधर है ये अनुपलब्ध है, और हमीर रासो का है, 14वीं शती का है। अब कीर्तिलता को देखते हैं, तो ये विद्यापति की है। तो विद्यापति का 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का आरंभ, इन दिनों का समय है किसका, विद्यापति का। और विद्यापति ने कीर्तिलता लिखा है, और प्रबंध पूर्वी अपभ्रंश में लिखा है। क्या है, प्रबंध पूर्वी अपभ्रंश में लिखा है। इसमें क्या लिखे हैं कि तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। तो किसमें है, याद रखना है, कीर्तिलता में है, क्योंकि कीर्तिलता और कीर्तिपता का मिल जाता है। तो लता
लता में क्या है कि तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। किसमें? कीर्ति लता में। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। इसमें क्या है? यथार्थवाद वर्णन है। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है। ठीक है, तो ये विद्यापति ने स्वयं ही इसे क्या कहा है? कीर्तिलता को कहानी कहा है। और स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहते हैं। कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कौन कहते हैं? तो विद्यापति कह देते हैं। और इनकी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। तो कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। इसकी भाषा को अवहट्ट कहते हैं। कौन? अवहट्ट कहते हैं, विद्यापति कहते हैं। ठीक है, और भृंगी भृंगी संवाद में इनका रचना तो हुआ ही है। फिर एक कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति का है। ये अप्राप्य है। देखिए, कीर्ति पताका जो है ये अप्राप्य है और कीर्ति लता जो है ये प्राप्त है। तो तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। ये भी याद रखना है कि कीर्ति पताका जो है ये तो अप्राप्य है, किंतु तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है ये। अब है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में देखते हैं कौन सा मत किसका है। तो प्रस्तोता और इधर मूल शब्द क्या है? तो किसके विषय में है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति में। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से किसने मांगा है? तो गारसाद तासी ने माना है। किसने माना है? तो गारसाद तासी ने माना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये किसे मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति तो हजारी राजयश से मानते हैं। राजयश, हजारी राजयश। हजारी नहीं, हरप्रसाद शास्त्री हैं। हम हजारी यहाँ पढ़ दिए। हरप्रसाद शास्त्री। तो शास्त्री देखिए, शास्त्र जो करता है उसी को यश मिलता है ना। हमने ऐसे याद किया है, जो शास्त्र करता है उसे यश मिलता है। तो हरप्रसाद शास्त्री ये माने हैं राजयश से। किसकी? राजयश। रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने माना है? तो शास्त्री देख के हम लोग कर लेंगे कि जो शास्त्र पढ़ता है उसे राज में यश मिलता है। और सुई, देखिए सुई है ना, तो सुई को हमने सुई कर दिया है। तो यहाँ तासी लिखा है, तासी, गारसा तासी, तो तासी को दासी बना देंगे। और दासी का जब मूड खराब होगा तो वो क्या करेगी? सुई चुभो देगी। तो राजसुई से सुई को सुई करिएगा और तासी को दासी बनाइएगा। तो राजसुई की उत्पत्ति रासो से किसने माना है? तो गारसा तासी हो जाएंगे। और यहाँ राज यश मिला, तो राज यश जो शास्त्री रहेगा ना, शास्त्र आएगा पढ़ने के लिए, उसे ही यश मिलता है। और तो हरप्रसाद शास्त्री राजयश हो जाएगा। अब देखिए, रसायन से रास या रासो बना। तो ये रासो शब्द की उत्पत्ति पहले कहते हैं रसायन। तो रसायन को हमने रामायण बनाया। रामायण किसका है? तो रामचंद्र जी का है। तो रसायन शब्द की उत्पत्ति रासो से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। रासायन में रास या रासो, ठीक है। और नंदुलारे वाजपेयी ये रास रचाते हैं। देखते हैं बच्चन भी हैं। तो दोनों लोग रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानते हैं। तो रास से कैसे मानेंगे? कि नंदुलारे वाजपेयी जो हैं और रास, मतलब ये रास रचाते हैं किसके साथ? नंदुलारे के साथ। तो ये ऐसे करेंगे, रास शब्द देख के हम मार देंगे किसे? नंदुलारे वाजपेयी को। रासो शब्द की उत्पत्ति नंदुलारे वाजपेयी। और बच्चन भी हैं, देखिए बच्चन में लिखी हूँ, इन्होंने रास शब्द से माना है उत्पत्ति, ठीक है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं, इन्होंने रासक उपरूपक पतन क्या होता है? रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब राउस का रस इससे किसने माना है? राउस का रस, इसे रासो की उत्पत्ति तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, राउस में ऊ है ना, ये ऊ है, देखिए यहाँ पे ऊ लिखा है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो र पे देखिए ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ देखिए रासव का रस, तो रासव इसमें देखिए ऊ है और राम स्वरूप चतुर्वेदी में र पे जो है ऊ है। इसी को पकड़ के राउस का रस, इससे रासों की उत्पत्ति किसने माना है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। और दशरथ शर्मा तो रासक हैं भाई, दशरथ शर्मा और रासक हैं, ये रासक से मानते हैं। तो रासक से कई लोगों ने माना है। कौन कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा मानते हैं, माता प्रसाद गुप्त और गणपत चंद्र गुप्त।
इधर देखिए विश्वनाथ और चंद्रबली पांडे ने भी रासक शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना। तो एक बार देखते हैं, रासक से बहुत ज़्यादा लोगों ने माना है। दशरथ शर्मा, विश्वनाथ, फिर माता प्रसाद गुप्त, चंद्रबली पांडे, इतने लोगों ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है। और गणपति चंद्र गुप्त हैं तो रासक आते हैं, ठीक है, पहले रासक लाते हैं, गणपति चंद्र गुप्त रासक लाते हैं। हजारी का भी देखिए रासक और उपरूपक था, लेकिन गणपत चंद्र गुप्त पहले रासक लाते हैं, फिर रास, फिर रासा, रासु, रामो। तो ये गणपत की जो है रासु शब्द की उत्पत्ति कई कई चरण इनके हैं। रासक हैं, रास है, रासा, रासक में रास, रास, रासा, रासु, रासु शब्द से माने। काशी प्रसाद जायसवाल ये रहस्यवाद, ये रहस्य से मानते हैं। क्या? रासु शब्द की उत्पत्ति रहस्य से होती है। रहस्य में कौन आ जाएंगे? तो काशी प्रसाद जायसवाल आ जाएंगे। गोपी राज श्यामल दास भी आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, क्या लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो ये किसने लिखा है? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि वास्तविक क्या है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद्रवरदाई ही है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रवरदाई ने। और मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो देखिए चंद्रवरदाई को हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये मतलब चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, और जो ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे तो अगर आ गया तो हम लोग जानते हैं कि शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम महाकवि माना है। लेकिन अगर यही प्रश्न बन जाए कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को किसने माना है, तो जहाँ वास्तविक आ जाएगा वहाँ मिश्र बंधु हो जाएंगे, ठीक। और जहाँ हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को किसने माना है, तो ये तब शुक्ल जी हो जाएंगे। थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। और देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। पृथ्वीराज को राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप से में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। तो इनका भाषा और संवेदना आया तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, ठीक है, भाषा और संवेदना। तो एक बार रामस्वरूप चतुर्वेदी को देखते हैं कि पृथ्वीराज राउस भी देखिए, राउस से माने है ना रामस्वरूप चतुर्वेदी, क्योंकि वो की यहाँ है और र पे मात्रा यहाँ है, तो इसी से हम पकड़े थे। तो ये महाकाव्य की परंपरा बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है। तो हिंदी में चंद को क्या कहा गया है? छंदों का राजा कहा गया है। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने कहा है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो को। तो चंद को छंद का राजा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा। देखिए थोड़ा सा अंतर है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो अगर चंद को यही मैंने कौन हो गए चंद, तो चंद्रवरदाई को चंद कहा गया है। तो चंद को छंदों का राजा, चंद को छंद तो आ जाएगा हजारी, हजार बार छंद कर रहे हैं, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं और इनके साथ नामवर भी कहे हैं। लेकिन यहीं पे चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा आ जाए, ठीक, छप्पय। तो शिव सिंह सेंगर, तो शिव जी छप्पर पे रहते हैं, छप्पर में रहते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कहते हैं और चंद्रवरदाई को छंदों का राजा नामवर और हजारी प्रसाद कहते हैं। बच्चन जी क्या कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो बच्चे भी राजनीति करते हैं, पृथ्वीराज रासो में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हमने याद किया है। तो बच्चन सिंह का हो जाएगा यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। फिर है इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित्र काव्य,
कथा, काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कण्वज युद्ध है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में सबसे बड़ा कौन सा है इसमें समय, तो कण्वज युद्ध है। कण्वज 61वां सर्ग है इसमें, कण्वज युद्ध सबसे बड़ा है और इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना गया है। ठीक, कण्वज युद्ध को इस ग्रंथ का मैंने पृथ्वीराज रासों में कण्वज युद्ध को मूल कथानक माना गया है। 61वां सर्ग जो है कण्वज युद्ध है और ये सबसे बड़ा समय है इसमें। कै मास बाद, इसमें मैं कितना लिखा पढ़ी की हूँ, तो देखिएगा कै मास बध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। कै मास बध में क्या है, तो जो मंत्री रहता है कै मास कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो, यहाँ में क्या दिया है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो की शुरुआत प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद की चार्ल्स एलियट कलेक्टर ने कराया था। तो यहाँ पृथ्वीराज रासो यहाँ नहीं होगा, यही मैं काटी हुई हूँ, यहाँ परमाल रासो होगा। ठीक, परमाल रासो के विषय में कहा जा रहा है कि परमाल रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक, एक मिनट इसको हम फिर से लेते हैं। यहाँ है परमाल रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। ये परमाल रासो की शुरुआती प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में, शुरुआत में ही जब ये आया था परमाल रासो, तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट जो कलेक्टर थे ने करवाया था इसका प्रकाशन। किसने करवाया था, 1865 में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट ने करवाया था, वहाँ के कलेक्टर थे। किसको, परमाल रासो को। तो यहाँ गलत थोड़ा सा है, यहाँ पृथ्वीराज रासो नहीं परमाल रासो होगा। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां मिली उनमें रासो के 4 रूपांतरित अस्तित्व में आए हैं। रूपांतर जो हुआ है पृथ्वीराज रासो का 4 हुआ है। कौन कौन, बृहद रूपांतर 4 हुए हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए छूटा हुआ है, 1 मिनट हम बता रहे हैं। तो इसमें पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं उसमें रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं। बृहद रूपांतरण में 3306 छंद हैं, 69 समय है, 78 छंद है। कौन, किसमें, बृहद रूपांतरण में। फिर इसे समय कहा गया है। फिर मध्यम रूपांतरण में 7000 छंद हैं, मध्यम रूपांतरण में 7000 छंद हैं और अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है। मध्यम रूपांतरण में अध्याय को क्या कहा गया है, प्रस्ताव कहा गया है। फिर यहाँ नहीं लिखा है तो हमने अलग से लिखा है लघु रूपांतरण, 4 है तो 3 ही दिया हुआ था। कौन, देखिए बृहत्तम, मध्यम, लघुत्तम, यहाँ भूल है, यहाँ लघु रूपांतरण नहीं दिया है। तो पहले बृहत्तम रूपांतरण 16306 छंद है, मैं यहाँ लिखी भी हूँ। फिर उसके बाद आता है मध्यम रूपांतरण में 7000 छंद हैं। फिर होता है लघु रूपांतरण में 3500 छंद हैं। फिर लघुत्तम रूपांतरण आ जाएगा, इसमें कितने हैं, लघुत्तम में 1300 छंद हैं। ठीक है, 1300 छंद हैं। और लघुत्तम रूपांतरों में अध्याय को खंड कहा गया है। ठीक है, इतना ध्यान देना है कि लघुत्तम रूपांतरण में अध्याय को खंड कहा गया है, मध्यम रूपांतरण में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है और बृहद रूपांतरण में जो अध्याय थे वो समय कहा गया है। तो यहाँ 3 दिया था तो हमने यहाँ एक अलग लिखा है, एक बार फिर से देखते हैं। बृहद रूपांतरण जो पृथ्वीराज रासो हैं उसे 4 रूपांतरण अस्तित्व में आए हैं, बृहद रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण, फिर लघुत्तम रूपांतरण। तो बृहद रूपांतरण में 16306 छंद हैं, 69 समय है, 68 छंद हैं और इसके अध्याय को समय कहा गया है जो बृहद रूपांतरण है। मध्यम रूपांतरण में 7000 छंद हैं, इसके अध्याय को प्रस्ताव कहा गया है। लघु रूपांतरण में 3500 छंद हैं और जो लघुत्तम रूपांतरण है इसके अध्याय को खंड कहा गया है और 1300 इसमें छंद हैं। लघुत्तम रूपांतरण में अध्यायों का विभाजन नहीं हुआ है। लघुत्तम रूपांतरणों में
अध्यायों का विभाजन नहीं हुआ है। और जो ये बृहद रूपांतरण है सबसे लोकप्रिय है और अप्रमाणिक भी है। ठीक है। और फिर देखते हैं पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। दिया है कि पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु है मृगया मतलब आखेट, विवाह और युद्ध। ये 3 यात्रा है किसमें? पृथ्वीराज रासो में यात्राओं की प्रमुख 3 हेतु है। एक मृगया है मतलब आखेट है, दूसरा विवाह है, तीसरा युद्ध है। मृगया, आखेट, विवाह, युद्ध। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मनीराम गंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है। तो थोड़ा सा आप लोग ऊपर देखेंगे कि थोड़ा सा अक्षर इधर उधर हुए हैं क्योंकि मैंने इसमें अलग से नोट भी किया हुआ है। यहाँ छूटा था तो हम यहाँ यही नोट कर लिए कि बृहद रूपांतरण में कितने छंद हैं, मध्यम रूपांतरण में कितने छंद हैं, लघुत्तम रूपांतरण में कितने छंद हैं, लघु रूपांतरण में कितने छंद हैं, तो हम यही नोट कर लिए थे। तो थोड़ा सा याद होने के लिए कि याद हो जाएगा। अब हमें कोई पूछे कि बृहत्तम रूपांतरण में कितने छंद हैं, तो 16,306 हमें याद हो गए। मध्यम रूपांतरण में तो 7,000 हो गए। उसके बाद लघु रूपांतरण में तो 3,500 छंद। फिर लघुत्तम रूपांतरण आ जाता है तो 1,300 छंद हो जाते हैं। और जो लघुत्तम रूपांतरण है यही सबसे प्रमाणिक है। तो दशरथ शर्मा और मनीराम गंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी कहा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था। किसने किया था? ग्राउस ने किया था। सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। तो ये ग्राउस अगर पूछ दे कि पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन किसने किया था, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन ग्रास पे हुआ था, यानी घास पे हुआ था। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। और ये चंद्रवरदाई डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा हुआ है। फिर इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। कहते हैं कि इस काव्य का अधिकांश छंद कैसा है, तो प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इनके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। विपिन बिहारी त्रिवेदी कहते हैं। ठीक है, विपिन बिहारी त्रिवेदी कहते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो की भाषा बताया गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा सटभाषा कहा है। गार्सा तासी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा है? कन्नौजी कहा है। डॉक्टर टेसीटरी ने पश्चिमी हिंदी कहा है पृथ्वीराज रासो की भाषा। दशरथ शर्मा एवं मनीराम गंगा ये अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक या उपरूपक कहे हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा को। तो विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित किए हैं और ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछता ही है कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रामाणिक माना और किसने अप्रामाणिक माना। तो देखते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन विद्वान हैं। तो मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड और दशरथ शर्मा इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। किसने किसने? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु पहले आएंगे, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड और दशरथ शर्मा इन्होंने प्रामाणिक माना है। इसका सूत्र है कि श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ, तो ये प्रामाणिक हो जाएंगे पृथ्वीराज। तो श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर दास और मोहे, तो देखिए म से हो गया मिश्र बंधु, ह से हो गया ह है ना मोहे, मोहनलाल, मोहे से मोहनलाल हो गया। तो श्याम सुंदर दास, मोहे से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिस से हो जाएगा मिश्र बंधु, करो से हो जाएगा कर्नल टाड और 10 से हो जाएगा दशरथ शर्मा और प्रमाणित से प्रमाणित। तो जिसे लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा और इसे याद करने से एक याद हो जाएगा कि किसने प्रमाणित माना है पृथ्वीराज रासो को। तो श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ, तो हो जाएगा प्रमाणित। फिर मुनिजन अर्ध प्रमाणित किसने माना है? तो मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा और दशरथ ओझा। तो दशरथ शर्मा और ओझा में देखिए अंतर है, और देखिए यहाँ भी ओझा मिल रहे हैं। तो दशरथ शर्मा, दशरथ दोनों नाम है, तो ये देखिए प्रमाणिक मान के शर्मा आ गए, शर्मा जी, ठीक, प्रमाणिक तो मान दिया, उसके बाद शर्मा आ गए, बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों प्रमाणिक माना, तो दशरथ शर्मा प्रमाणिक में हो जाएंगे। और जो ओझा हैं ये अर्ध प्रमाणिक माने हैं। तो मुनि हजारी, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। फिर है अप्रमाणिक। अप्रमाणिक किसने माना था? तो इसका सूत्र है कि सुनो मुनि हजार अगरबत्ती आधी चलाओ। अर्ध प्रमाणिक का हो जाएगा सुनो मुनि, तो सुनो मुनि सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जन विजय, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनो मुनि हजार अगरबत्ती आधी जलाओ। तो आधी जलाओ तो अर्ध प्रमाणिक हो जाएगा, ठीक है। अगरबत्ती से अगरचंद नाहटा हो जाएंगे, इसको लिखा है हमने, और दशरथ ओझा। फिर है अप्रमाणिक, तो बूलर होते हैं, ये तो हम लोगों को याद है कि बूलर ने जैनक कश्मीर के जो कवि थे उनका पृथ्वीराज मिला था, उसके वेश में इन्होंने इसको अप्रमाणिक मान दिया था। तो बूलर रामचंद्र शुक्ल जी भी अप्रमाणिक मानते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य मानते हैं और चंद्रवरदाई को महारक कवि, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता की जब बात आती है तो ये अप्रमाणिक मान देते हैं रामचंद्र शुक्ल। मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मीनारिया, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने अप्रमाणिक माना है। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है, देखिए कैसे कैसे लोग मानते हैं, वो विवाद भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ने 1875 ईस्वी में जैनकृत पृथ्वीराज विजय, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। तो वुलर को पृथ्वीराज विजय मिल गया था, जैनक कवि का पृथ्वीराज विजय मिल गया था 1875 में, और ये संस्कृत भाषा में से, तो इसी के आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या किया, अप्रमाणिक घोषित कर दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90-91 वर्षों का अंतर है। अब मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या क्या कहते हैं कि जो इसकी तिथि है और जो वास्तविक तिथि है 90-91 वर्षों का अंतर है, प्रयास किया गया है। इस प्रकार उन्होंने आनंद संबंध की परिकल्पना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी रचना सुखसुखी संवाद में हुई है, कहते थे जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों की कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा है? कथा की परीक्षा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहते हैं, क्या कहते हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम कम है। पुरानी कथाएं जो है ये काव्य ही अधिक हैं, इतिहास एकदम कम है। पुरातन प्रबंध संग्रह 15वीं सदी में संकलित है। इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनिजन विजय ने इसके एक अंश जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिया है। मुनिजन विजय ने इसका एक अंश जो है जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिया है। शुक्ल जी कहते हैं, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो शुक्ल जी वास्तव में जाली भी मान देते हैं, उधर प्रथम मानते हैं महाकवि या महाग्रंथ जो है। और यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो यानी प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है, ये कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन।
जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि यह ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। पृथ्वीराज विजय कश्मीर कवि जयानक की रचना मानी जाती है। तो पृथ्वीराज विजय वुलर ने इसी के मिलने पे तो इस जो पृथ्वीराज रासो है इसको अप्रमाणिक माने थे। तो पृथ्वीराज विजय ये लेखक हैं कश्मीर के, और नहीं, पृथ्वीराज विजय जो हैं किसने लिखा है, तो जयानक ने, कश्मीर के जयानक की रचना मानी जाती है, वुलर मानते हैं। और ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है जो पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर वुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रमाणिक है। वुलर कहते हैं इतिहास की दृष्टि से तो यह अधिक प्रमाणिक है। समझे में नहीं था, अभी अप्रमाणिक माने हैं वुलर। इसके बाद कह रहे हैं कि वुलर की इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रमाणिक है। अच्छा, किसके लिए कह रहे हैं, ये पृथ्वीराज विजय के लिए करे, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है और इसकी शारदा लिपि कैसी है, तो शारदा लिपि में ये रचित है। कौन सा, पृथ्वीराज विजय। तो धन्यवाद मित्रों, अगर आप लोग को पसंद आए क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। मिलते हैं शाम को 9:30 बजे के पहले ही उपन्यास पढ़ेंगे, ठीक है। जय माता दी, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपना राय देना न भूलिएगा। जय माता दी बंधु।